हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपीएससी 2009 में पूछी गई थी को डिस्कस कर रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, वरना मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। यूपीएससी 2009 में यह प्रॉब्लम पूछी गई थी। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। आइए देखिए प्रॉब्लम। रमेश अपने द्वारा बोई फसल को दिनेश द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया पाता है। सहायता के लिए पुलिस के पास पहुंचने का कोई प्रयत्न किए बिना संपत्ति को संरक्षित करने के लिए और पुनः क्षति से बचाने के लिए रमेश दिनेश पर आक्रमण करता है और क्षतिकारी करता है। इस लड़ाई में जिससे दिनेश रमेश पर चाकू से घाव करने के लिए उत्प्रेरित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई। क्या दिनेश ने कोई अपराध कारित किया है? कारण दीजिए। मतलब क्या कहता है कि रमेश द्वारा जो फसल बोई गई थी वह दिनेश द्वारा जो है क्षतिग्रस्त की जाती है। और वह क्या कहता है, रमेश पुलिस के पास नहीं जाता और पुलिस से कोई सहायता नहीं लेता और क्या करता है कि संपत्ति को संरक्षित करने के लिए और पुनः उसको क्षति से बचाने के लिए सीधे दिनेश के पास जाता, उस पर आक्रमण कर देता और क्षतिकारित करता है। और उस लड़ाई में दिनेश रमेश पर क्या करता है, चाकू से घाव करने के लिए उत्प्रेरित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो रमेश है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या दिनेश ने कोई अपराध कारित किया है? कारण भी बताइए। निर्णय। प्रश्नगत समस्या में जो है अपने भाई की फसल के नुकसान से बचाने के लिए रमेश द्वारा किए गया प्रयत्न युक्त संगत था। मतलब कह रहा है कि प्रश्नगत समस्या में जो फसल थी वह जो है अगर क्षतिग्रस्त हो गई है तो रमेश द्वारा जो कार्य किया गया था वह युक्त संगत था। और यह तथ्य कि उसने पुलिस की सहायता नहीं लिया उससे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित करता। मतलब कह रहा है कि वह पुलिस की सहायता ले सकता था परंतु उसने नहीं लिया, तो प्राइवेट अधिकार जो प्रतिरक्षा का अधिकार है उससे वंचित करता है। क्योंकि रमेश ने केवल क्षति कारित किया था जो कि मृत्यु के बयान थी और क्षति करते समय उसका कार्य न्यायोचित था। अतः दिनेश जो है आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत रमेश के आपराधिक मानववध के लिए दंडनीय होगा। जो है क्या 304 के तहत वह क्या होगा, उसके लिए जो है दंडनीय होगा। आइए देखिए प्रावधान। धारा 104 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानि कार्य करने का तब होता है जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर आता है जो धारा 103 में प्रगणित जो भातियां हैं उसमें से नहीं आता और उसका विस्तार मृत्यु करने के तक नहीं होता, किंतु धारा 99 के अधीन रहते हुए कोई अन्य अपमानी स्वेच्छा से कारित करने तक होता है। मतलब कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न अपहानि तब कारित की जा सकती है जबकि 103 के में जो कंडीशन बताई गई है उस कंडीशन में नहीं आता, लेकिन वह जो 99 धारा है उसके अधीन रहते हुए अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित की जा सकती है। किसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह अतिचारी को, जबकि वह अतिचार का कृत्य या प्रक्रिया में संलग्न हो, संपत्ति से बेदखल कर दे। किंतु एक बार यदि अतिचारी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है तो वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है। मतलब कह रहा है किसी संपत्ति का जो वास्तविक स्वामी है अतिचारी को अपनी संपत्ति से जो है जो कृत्य कर रहा है उससे संलग्न है, उससे हटाने का, बेदखल करने का राइट तो है, लेकिन अगर वह अतिचारी सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है तो उसका अधिकार क्या है, समाप्त हो जाता है। ऐसे मामलों में उसके द्वारा केवल एक ही उपाय बचता है कि वह विधि के अंतर्गत उपलब्ध जो उपचार है उसकी शरण ले।
मतलब क्या कि अब उसके पास एक ही उपचार है कि वह क्या करेगा, पुलिस की सहायता ले, विधि के अंतर्गत जो भी उपलब्ध जो उपचार है उसकी सहायता ले। कारण, प्रश्नगत मामले में दिनेश द्वारा रमेश के खेत में घुसकर उसकी फसल को नुकसान कारित किया जा रहा था। रमेश ने फसल को नुकसान से बचाने के लिए पुलिस की सहायता के बिना दिनेश पर आक्रमण किया, क्योंकि रमेश को आईपीसी की धारा 104 के अंतर्गत अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार था और रमेश द्वारा कारित क्षति मृत्यु से भिन्न थी। दिनेश द्वारा जो स्वयं एक अतिचारी था, रमेश पर आक्रमण जिसके परिणाम स्वरूप रमेश की मृत्यु हो जाती है, यहाँ दिनेश का कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा की कोर्ट में नहीं आएगा। अतः दिनेश रमेश की हत्या अतः जो दिनेश है वह रमेश की हत्या के लिए हत्या के कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होगा। मतलब क्या कहता है कि चूंकि धारा 104 के अंतर्गत रमेश को तो राइट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए दिनेश पर आक्रमण करे, और उसका जो कार्य था वह मृत्यु कारित करने का नहीं था, मृत्यु से जो है भिन्न अपराध कारित करने का था, उसने खाली उपाधि कारित की थी। अब यहाँ पे दिनेश जो कि स्वयं अतिचारी है और वह क्या करता है, रमेश की मृत्यु कारित कर देता है, वहाँ पे दिनेश को कोई भी जो है एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, अर्थात दिनेश रमेश की हत्या करने के लिए आपराधिक मानववध का दोषी होगा। निष्कर्ष, उपयुक्त प्रावधानों और सुसंगत वाद और समस्या में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनेश द्वारा किया गया कृत्य हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए आईपीसी की धारा जो है 304 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी होगा, क्योंकि रमेश का कार्य विधिपूर्वक था। मतलब कह रहा है कि जो दिनेश है वह आईपीसी की धारा 304 के अधीन जो है कैपेबल होमिसाइड के लिए आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा, क्योंकि जो रमेश का कार्य है वह विधिपूर्ण था और उसे 104 के अंतर्गत अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए अधिकार था, और रमेश द्वारा कारित क्षति मृत्यु से भिन्न थी। क्योंकि दिनेश अतिचारी था और उसने जो हमला किया रमेश पर, उससे रमेश की मृत्यु कारित हो गई, तो उसे जो दिनेश है उसे कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अतः उसे जो है आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको यह प्रॉब्लम बताई जो कि इम्पॉर्टेंट थी। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।